15 जून तक 2 माह का राशन वितरण मुश्किल। 90% डीलरों को मिला सिर्फ 1 माह का अनाज। झारखंड के 60 लाख गरीब परिवारों के बीच 15 जून तक 2 माह की राशन का वितरण किया जाना है, लेकिन रांची के 90% पीडीएस डीलरों के पास केवल 1 माह यानी जून का राशन भेजा गया है। ऐसे में उन 60 लाख गरीब परिवारों को 2 माह का राशन मिल पाना मुश्किल है। मई माह में ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के सभी 25,000 पीडीएस डीलरों के पास 31 मई तक जून व जुलाई माह के राशन भेजने का निर्देश दिया था, ताकि 15 जून तक अनाज बांटा जा सके, लेकिन 90% पीडीएस डीलरों तक केवल 1 माह का ही राशन मिला है। मालूम हो 15 जून के बाद ई पॉश मशीन लॉक हो जाएगी। इसके बाद 16 जून से अगस्त माह के राशन वितरण का काम शुरू होना है। रांची जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि कड़रू में पर्याप्त मात्रा में अनाज रहने के बावजूद पीडीएस डीलरों के पास राशन नहीं भेजा गया है। इसकी वजह से अनाज का वितरण निर्धारित अवधि में संभव नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 30 जून तक गरीबों के बीच 3 माह यानी जून, जुलाई व अगस्त माह के राशन वितरण का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक इस अवधि का अनाज ही नहीं मिला है। एसोसिएशन ने पूरे मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास पीडीएस डीलरों का लगभग 12 माह की कमीशन राशि बकाया है। बार बार आग्रह करने के बावजूद कमीशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर अंधाधुंध फायरिंग, क्षेत्र में दहशत। भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर हमले की नीयत से दिन दहाड़े 2 लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग भदानी नगर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग के बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भदानी नगर थाना पुलिस के मुताबिक रेलवे साइडिंग संचालक भोला यादव को जान मारने की नीयत से फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग की घटना में भोला यादव बाल बाल बच गए। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इससे पहले घटना के बाद साइडिंग संचालक भोला यादव ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पथरातू एसडीपीओ, पथरातू इंस्पेक्टर और पथरातू आंचल के कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान पुलिस ने बरामद खोखे की गिनती की। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और बाहर बैठे साइडिंग संचालक और कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वे आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन जब तक संचालक और कर्मी संभल पाते तब तक अपराधी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। इस तारीख को ईडी रखेगी पक्ष। झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया। उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की है। उस दिन ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। प्रार्थी आलमगीर आलम ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद है। उन पर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का ईडी ने आरोप लगाया है। ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को आरईओ के तत्कालीन चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना व दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद बीरेंद्र राम सहित अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की दूसरी कार्रवाई 6 व 7 मई 2024 को हुई थी। इसमें कई इंजीनियर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर के ठिकाने पर छापेमारी की थी। नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी ने लगभग 32 करोड़ नगद राशि बरामद की थी। इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा था। 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। जेटेट परीक्षा में भाषा विवाद पर सियासत गर्म, समाधान निकालने में जुटी सरकार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर जारी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की सूची सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। सरकार के अंदर और बाहर इस विषय पर विरोध शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद पूर्व मंत्री और जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने पलामू गढ़वा क्षेत्र में नागपुरी के बजाय भोजपुरी को शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। इधर अपनों के साथ साथ विरोधियों की आलोचना से घिरी सरकार इस मामले में बैकफुट पर आती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को
चिट्ठी लिखकर जिला स्तरीय क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची में संशोधन का आग्रह किया है, जिसके तहत खुंटी में मुंडारी और पलामू में भोजपुरी शामिल होने की संभावना है। भाषा को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष इस बहाने सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष बचाव में है। संथाल के जिलों में अंगिका को नजरअंदाज किए जाने की आलोचना करते हुए बीजेपी नेता और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल कहते हैं कि सरकार को अपने क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है। सुदेश महतो ने उठाया पेसा कानून के क्रियान्वयन का मुद्दा। 22 जून को आजसू पार्टी मनाएगी बलिदान दिवस। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बताया कि 22 जून को आजसू पार्टी बलिदान दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि ये दिन झारखंड आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही मौके पर समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ये निर्णय गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की। इसे लेकर सुदेश महतो ने कहा कि बलिदान दिवस न केवल हमारी विरासत को याद करने का दिन होगा, बल्कि ये आत्ममंथन का भी अवसर होगा। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि झारखंड गठन के बाद आज राज्य की स्थिति क्या है और क्या ये वास्तव में जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। वहीं पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने पेसा कानून के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सुस्ती का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार मूलवासी और आदिवासी जनता के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है। इसके साथ ही सुदेश महतो ने शराब घोटाले को राज्य सरकार की लापरवाही व भ्रष्टाचार का प्रतीक कहा। इस बैठक में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक निर्णय लिए गए। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट की अब तक नहीं हुई पहचान, स्वास्थ्य विभाग चिंतित। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है कि इस बार कोरोना किस नए स्वरूप में आया है, जबकि सीक्वेंसिंग कर वेरिएंट का पता लगाने के लिए झारखंड सक्षम है। जानकारी के अनुसार रांची स्थित रिम्स के जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विभाग में कोरोना महामारी के वक्त ही जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए उपकरण खरीदे गए थे। अस्पताल में जांच कर वेरिएंट का पता किया गया था। ऐसे में इस बार कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, इसकी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सैंपल भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि निर्देश के बावजूद जिलों से सैंपल रिम्स के जेनेटिक्स और जीनोमिक्स विभाग को नहीं भेजे जा रहे हैं। इधर सैंपल नहीं पहुंचने की वजह से अब रिम्स अपने माइक्रोबायोलॉजी विभाग से सैंपल मंगाकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की तैयारी कर रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम 40 से 45 सैंपल की सीक्वेंसिंग जांच कर वेरिएंट का पता लगाया जाए। वहीं सूत्रों ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित की जांच कर पुष्टि की गई है। वहां से भी सैंपल आने से जांच में उपयोग होने वाले सैंपल की संख्या बढ़ सकती है। लातेहार में तेज रफ्तार हाईवा पेड़ से टकराया, चालक गंभीर। लातेहार के जिले के बारियातू थाना क्षेत्र के NH 999 पर नचना ग्राम के पास तेज रफ्तार एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक स्टीयरिंग में फंस गया। बताया जाता है कि सड़क पर अचानक आए एक जानवर को बचाने के क्रम में यह दुर्घटना हुई। स्थानीय राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना बारियातू थाना को दी। पुलिस का गश्ती दल व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर निकाला गया। उसे तत्काल बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हाईवा बालूमाथ से चतरा की ओर जा रहा था। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे खेलेंगे बच्चे, बनेगा बैडमिंटन कोर्ट, संजय सेठ ने दिए निर्देश। एलिवेटेड कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय सेठ ने अधिकारियों से कहा कि कॉरिडोर के नीचे कई ऐसे स्थान हैं जहां बैडमिंटन कोर्ट व अन्य खेलने का स्थान बनाया जा सकता है। कॉरिडोर के नीचे पर्याप्त स्थान देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को बैडमिंटन कोर्ट या अन्य खेलने का स्थान बनाने का निर्देश दिया है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 19 जून को किया जाएगा। मंत्री संजय सेठ ने इसके उद्घाटन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आमंत्रित किया है। हालांकि मंत्री नितिन गडकरी की ओर से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। उद्घाटन के बाद जल्द ही इस कॉरिडोर पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। मालूम हो राजधानी रांची को अब तक 2 फ्लाईओवर की सौगात मिल चुकी है। इनमें काटाटोली फ्लाईओवर और सिरमटोली फ्लाईओवर शामिल है। इन दोनों फ्लाईओवर का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। इन 2 फ्लाईओवर के कारण राजधानी में लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिली है। साथ ही लोगों को एक नई रफ्तार भी मिली है। जेपीएससी की अपील खारिज, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी की अपील को खारिज कर दिया है। मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेपीएससी को प्रार्थी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार यह मामला नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का है। इसमें अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप का ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पाया था।
ऐसे में परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने के कारण जेपीएससी ने मनोज का आवेदन रद्द कर दिया था। इस पर मनोज कुमार कच्छप अपना केस लेकर अदालत पहुंचे। यहां एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जेपीएससी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की। जेपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी वर्ग का हो, उसे परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य है। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। एटीएस की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। पाकुड़ जिला में पाकुड़िया थाना क्षेत्र के डोमनगढ़िया गांव में आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। छापेमारी के दौरान एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार विस्फोटक कारोबारी का नाम शमसुल हसन बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची से आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की टीम पाकुड़ पहुंची। इसमें शामिल अधिकारी और जिले के पाकुड़िया थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से डोमनगढ़िया गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक, जिलेटिन एवं डेटोनेटर जब्त किया गया है। विस्फोटक लाखों रुपए का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जिला की पुलिस खास जानकारी देने से बच रही है। जिस डोमनगढ़िया गांव में छापेमारी कर विस्फोटक जब्त किया है वो इलाका पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला से सटा है। रिम्स में बिरहोर बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर, अस्पताल प्रबंधन से मांगी रिपोर्ट। राजधानी रांची स्थित रिम्स में एक बिरहोर बच्चे की मौत हो गई। इस मामले को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के अनुसार विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को मामले की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग आदिवासी हितों के प्रति सदैव सजग है। ऐसे समुदायों के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में लापरवाही की हर स्तर पर जांच की जाए, साथ ही उसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। इधर रिम्स प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा है। पक्ष रखते हुए प्रबंधन ने कहा है कि बच्चे के परिजनों द्वारा बताया गया है कि एमजीएम अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होने के कारण बच्चे को रिम्स रेफर किया गया था। वहां के डॉक्टरों ने शीघ्र रिम्स पहुंचाने को कहा था, लेकिन 108 एम्बुलेंस रास्ते में रुकते हुए रिम्स पहुंची। वहीं एम्बुलेंस का ड्राइवर भर्ती कागज बनाए बिना ही बच्चे को शिशु विभाग की इमरजेंसी में ले गया। उसने बिना ऑक्सीजन ही बच्चे को चौथे तल पर पहुंचा दिया। बच्चे के पहुंचते ही शिशु इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच की, जिसमें उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने कहा कि अगर जमशेदपुर से अच्छी गाड़ी मिली होती तो बच्चे की जान बच जाती। रामगढ़ में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में डोडा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड से पंजाब ले जाया जा रहा लगभग 15 लाख रुपए का डोडा अफीम का फल को रामगढ़ पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले में ट्रक ड्राइवर सह मालिक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक चालक और उपचालक के पास से 50,800 रुपए नगद और 2 मोबाइल और अन्य कई सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। इसी दौरान एक मिनी ट्रक का चालक पुलिस को देखकर बैरियर को धक्का मार तेजी से भगाने का प्रयास करने लगा। चालक ट्रक को लेकर चरही की ओर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने काफी मशक्कत से रोका और ट्रक की तलाशी ली, जिसमें मिनी ट्रक के डाला में छिपा कर रखे करीब 128 किलो डोडा मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने पंजाब के लुधियाना निवासी ट्रक मालिक सहचालक परमैल सिंह और उपचालक रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मिनी ट्रक के चालक सह मालिक परमैल सिंह गिल ने बताया कि वह डोडा को चतरा की ओर से लेकर आया था और पंजाब ले जा रहा था। पुलिस ने जब्त डोडा की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने इतने रुपए का लगाया जुर्माना। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा में जुर्माना राशि जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हुए कथित घोटाले में मधु कोड़ा आरोपी हैं। इस मामले में निचली अदालत ने आरोप तय कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में इसे लेकर चुनौती दी थी, लेकिन उनकी अधिवक्ता की ओर से लगातार सुनवाई के दौरान बार बार समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने पहली बार जुर्माना नहीं लगाया है। इससे पहले भी उन पर हाईकोर्ट ने 3 बार जुर्माना लगाया है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। कोर्ट अब इस मामले में 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। देवघर श्रावणी मेला को लेकर पर्यटन मंत्री ने किया तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को 5 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश। 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर राज्य सरकार लगातार अधिकारियों से समन्वय बनाकर व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुई है। इसको लेकर शुक्रवार को देवघर के सर्किट हाउस में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने संथाल परगना के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने सख्त लफ्जों में कहा है कि जहां भी कमी खामी है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधा मिल सके। लगभग 1.5 घंटे की बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार और सचिव मनोज कुमार ने दुम्मा द्वार से खजुरिया तक बने कांवरिया पथ का निरीक्षण किया।
निरीक्षण और बैठक के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रावणी मेला राज्य का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में श्रावणी मेला को लेकर यह तीसरी बैठक है। पहली बैठक विगत 6 मई को देवघर में हुई थी। दूसरी बैठक 23 मई को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रांची में आयोजित की गई थी। वहीं 13 जून को तीसरी बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी बैठक की जाएगी ताकि देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। झारखंड में अब अंगीभूत कॉलेजों में नहीं होगी 12वीं की पढ़ाई। छात्रों को 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में किया जाएगा शिफ्ट। झारखंड सरकार ने इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में 12वीं की पढ़ाई नहीं होगी। सत्र 2024-26 के छात्रों को +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने 2024-26 में अंगीभूत कॉलेजों में 12वीं में दाखिला लिया है, उनका नामांकन अब कॉलेज से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित +2 स्कूलों या इंटर कॉलेजों में कराया जाएगा। इस तरह इस वर्ष मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों का भी 11वीं में नामांकन केवल +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में ही होगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही अंगीभूत कॉलेजों में इंटर कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। राज्यपाल सचिवालय ने भी इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इंटरमीडिएट की शिक्षा अब कॉलेजों में नहीं, केवल स्कूलों व मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में ही दी जाएगी। नामांकन उन्हीं स्कूलों में होगा जो सरकारी या उत्क्रमित +2 स्कूल हों या फिर मान्यता प्राप्त झारखंड इंटरमीडिएट महाविद्यालय हों। डीसी ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई, छात्राओं को सम्मानित किया, अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। रांची में आज बच्चों, युवाओं और समाज से संबंधित 3 अहम कार्यक्रम हुए। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अगुवाई में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश, नशा मुक्ति अभियान सहित इंटर टॉपर सम्मान कार्यक्रम हुआ। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी 6 सीडीपीओ से जवाब मांगा गया था, लेकिन 5 ने जवाब तक नहीं दिया। अब उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां जल्द बिजली कनेक्शन लगवाया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सकेगा। भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी, भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के लोगों को जल्दी ही भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली है। मॉनसून संताल परगना के रास्ते 16 से 18 जून के बीच झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद 1-2 दिन में मॉनसून पूरे राज्य में फैल जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मॉनसून के 16 जून तक ओडिशा पहुंच जाने की उम्मीद है। 18 जून तक झारखंड में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। इस बार मॉनसून की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। 16 जून से झारखंड में भारी बारिश हो सकती है और वज्रपात भी हो सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के कई हिस्सों में 14 जून से ही गर्जन के साथ बारिश शुरू हो जाएगी। 16 से 18 जून तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने 14 जून से ही पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून के सितंबर माह तक रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष झारखंड में मॉनसून ने 21 जून को प्रवेश किया था। किसानों ने धान का बिछड़ा सहित खेत तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। रांची के सरकारी स्कूलों में खराब रिजल्ट पर होगी सख्ती। फेल छात्रों वाले स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा शो कॉज नोटिस। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रों के खराब प्रदर्शन को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिन स्कूलों में अधिक संख्या में छात्र फेल हुए हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता का आंकलन किया जाएगा। जिन शिक्षकों के स्कूलों में लगातार खराब रिजल्ट आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए और वेतन उसी के आधार पर दिया जाए। यदि कोई शिक्षक बिना वैध कारण के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। साथ ही छात्रों की उपस्थिति भी प्रतिदिन ई-विद्या वाहिनी पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था की हर
हर 15 दिन में समीक्षा होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुंडू के खराब रिजल्ट पर भी नाराजगी जताई। 10वीं कक्षा की 67 छात्राओं में से केवल 58 पास हुईं और 9 छात्राएं फेल हो गईं। इस पर उपायुक्त ने बीईओ को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और विद्यालय की वार्डन को शो कॉज नोटिस जारी करने को कहा। दुमका में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा, 4 लड़की और 3 लड़के हिरासत में। दुमका शहर के होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस प्रशासन ने गुरुवार रात बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में दुमका नगर थाना क्षेत्र के 2 होटलों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें आधे दर्जन से अधिक युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच की गई छापेमारी में भागलपुर रोड स्थित होटल साकेत और नगर परिषद कार्यालय के सामने मत्स्यगंधा गेस्ट हाउस को पुलिस ने खंगाला। होटल साकेत में शुरुआती तौर पर किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि वहां ठहरी 3 युवतियों ने खुद को कोलकाता निवासी बताया और कहा कि वे अपने कार्य के सिलसिले में दुमका आई हैं। इसके बाद जब छापेमारी टीम मत्स्यगंधा गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां सेक्स रैकेट संचालित होने के पुख्ता प्रमाण मिले। पुलिस ने मौके से 4 युवतियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया है। युवतियों में से कुछ पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा दुमका और उसके आसपास के क्षेत्रों की रहने वाली हैं। पूछताछ के दौरान युवतियों ने खुद को इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा बताया, लेकिन कमरे से बरामद संदिग्ध सामग्री और होटल रजिस्टर में उनकी एंट्री दर्ज न होना कई सवाल खड़े करता है। 18 दिन बाद भी डीसी पद से हटे 17 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं। 17 आईएएस अधिकारी 18 दिनों से प्रतीक्षारत हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। 26 मई को इन आईएएस अधिकारियों को जिलों के डीसी पद से हटाया गया था। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में इन्हें योगदान देने का आदेश दिया गया था। योगदान देने के बाद ये आईएएस अधिकारी बगैर काम के बैठे हैं। इधर आईएएस अधिकारी विनय चौबे के जेल जाने के बाद से पंचायती राज सचिव का पद रिक्त है। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त का पद भी खाली है। टुकड़ों में मिला पिस्टल बनाने का सामान, असेंबल कर पहुंचाता था हथियार, पुलिस के हाथ लगी डायरी। हजारीबाग पुलिस ने श्रीवास्तव गिरोह के ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो असेंबल किया हुआ हथियार उपलब्ध कराता था। साथ ही पुलिस के हाथ एक डायरी लगी है जिसमें हथियार सप्लाई करने का ब्यौरा और पैसा लेन देन का भी जिक्र है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह तक हथियार असेंबल कर पहुंचाने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं। उनके पास से हथियार के खुले पार्ट्स व नकदी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के जैन मंदिर गली निवासी बिट्टू उर्फ मोहम्मद अशरफ खान और रामगढ़ जिले के सदर थाना अंतर्गत गोलपार निवासी मोहम्मद आरिफ खान उर्फ शेरू शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने हथियार सप्लाई कारोबार को अंजाम देने में प्रयुक्त 3 मोबाइल, 9 mm का 2 जिंदा कारतूस, पिस्टल का 2 ट्रिगर, 4 मैगजीन, 2 पिस्टल की बॉडी, पिस्टल में लगने वाला जेड आकार का पुर्जा 2 पीस, पिस्टल बनाने में उपयोग होने वाला एक चपटा लोहा, अर्ध बेलनाकार लोहा, टीना काटकर बनाया गया पिस्टल का फ्रेम बरामद किया गया है। राजद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए होगा नामांकन, 21 की जगह अब 19 जून को मतदान। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए अब 21 की जगह 19 जून को ही वोटिंग होगी। 12 जून को राज्य की सहायक निर्वाचन पदाधिकारी कलामुद्दीन खान ने 21 जून को वोटिंग कराए जाने की जानकारी दी थी। शुक्रवार को झारखंड राजद संगठन चुनाव के लिए राज्य निर्वाची पदाधिकारी गिरधारी गोप ने 19 जून को मतदान कराए जाने की घोषणा करते हुए चुनाव शेड्यूल की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित आदेश मिलने के बाद वोटिंग की नई तिथि घोषित की गई है। प्रदेश राजद के निर्वाची पदाधिकारी गिरधारी गोप ने बताया कि पहली बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन निःशुल्क होगा। उन्होंने बताया कि राजद का कोई भी सक्रिय सदस्य अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए नामांकन पत्र के साथ राज्य परिषद के कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य परिषद सदस्यों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। 1 जुलाई से टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में बंद होगी पर्यटन गतिविधि। 1 जुलाई से पलामू टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि को बंद कर दिया जाएगा। यह पर्यटन गतिविधि 31 सितंबर तक बंद रहेगी। 3 महीने तक किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा। बाघ के लिए संरक्षित झारखंड का एकमात्र पलामू टाइगर रिजर्व में भी 1 जुलाई से पर्यटन गतिविधि को बंद करने की तैयारी की जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क भी है, वहां भी पर्यटन गतिविधि को बंद किया जाएगा। दरअसल जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में कई वन्य जीव अपना प्रजनन करते हैं। प्रजनन में दखल अंदाजी को रोकने के लिए पर्यटन गतिविधि को रोका जाता है।
इसके अलावा कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बारिश के दिनों में जंगल से बाहर निकलते हैं। बाघों के प्रजनन के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती है। यही वजह होती है कि इलाके में पर्यटकों की जाने पर रोक लगा दी जाती है। बरसात के दिनों में टाइगर रिजर्व आसपास नदी और नाले उफान पर होते हैं। इस दौरान आस्तों को भी नुकसान होता है। इस दौरान पर्यटकों को सुरक्षा उपलब्ध कराना प्रबंधन के लिए चुनौती भरा कार्य हो जाता है। झारखंड के 150 नेताओं के हाथ में बिहार विधानसभा चुनाव की कमान, कई बीजेपी नेताओं का होगा दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी जंग जीतने के लिए झारखंड सहित देश के अन्य राज्य के नेताओं को बिहार दौरे पर भेजा जा रहा है। इस सूची में अकेले झारखंड से करीब 150 बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनके हाथों में चुनाव प्रबंधन होगा। बिहार प्रवास पर जाने वाले नेताओं पर संगठनात्मक कार्य से लेकर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए सभी बड़े नेता कम से कम 48 घंटों तक पार्टी द्वारा निर्धारित जिला एवं विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। इन प्रवासी भाजपा नेताओं को बूथ मैनेजमेंट, मीडिया, बड़े नेताओं के चुनावी दौरे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक होगा, बड़े नेताओं का बिहार प्रवास में तेजी आएगी। झारखंड से जो बड़े नेता बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, उसमें पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे, विधायक सीपी सिंह सहित कई वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल हैं। रांची यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक आशा कुमारी प्रसाद ने दिया इस्तीफा। 1.5 महीने पहले ही हुई थी नियुक्ति। रांची यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशा कुमारी प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। मात्र 1.5 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति इस पद पर हुई थी, जो कि राजभवन की स्वीकृति के बाद प्रभावी हुई थी। डॉक्टर आशा कुमारी प्रसाद विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले यह पद डॉक्टर विकास कुमार के पास था। डॉक्टर प्रसाद ने पत्र में लिखा कि संबंधित समस्याओं के चलते वह वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक जैसा जिम्मेदारीपूर्ण पद को सही ढंग से नहीं संभाल सकती, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र देना उचित समझा। गौरतलब है कि वर्तमान समय में परीक्षा विभाग से जुड़े कई अहम कार्य प्रगति पर हैं। एक और जहां जेपीएससी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, वहीं छात्रों को डिग्री, अंकपत्र, मार्कशीट की आवश्यकता है। साथ ही नए सत्र की नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे से कामकाज प्रभावित हो सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।